सो हेलो बच्चा लोग। आज हम फिर मिले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही कुछ पॉइंट्स खोल दिए थे, कुछ मुद्दे उठा लिए थे और आज उन मुद्दों को शांत करेंगे, उन सारे सवालों के जवाब लेंगे और आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने के लिए और कंक्लूड करने के लिए। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। कुछ इंटरेस्टिंग सा पार्ट हमारा शुरू हुआ है। इन्वेंट्री चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर मैं आपको बैकग्राउंड बना रहा हूँ। 3 से 4 लेक्चर आपको पता है, हर एक चैप्टर का हम बैकग्राउंड बनाते हैं। वंस यू आर इनटू आफ्टर 5-6 लेक्चर्स आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट होना शुरू होंगी और आपको धीरे धीरे सारे लिंक लगने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कल के कुछ डिस्कशंस फटाक से कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमने एक टर्म सीखा था कल टर्म से पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि आखिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों डेबिट किए जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों लिखे जाते हैं। तो हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन ये हुआ था कि वैसे भी हम सारे खर्चे दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चे हम P&L के डेबिट में बेचते हैं, बट डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो परचेज करने से रिलेटेड खर्चे होते हैं। तो अल्टीमेटली वो परचेज में ऐड ही होते हैं और परचेज में ऐड होके दे फॉर्म द पार्ट ऑफ योर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। तूने जो गुड्स खरीदे हैं साल भर में, उस गुड्स का जो टोटल कॉस्ट होता है, कॉस्ट, ये कैसे मिलता है? जो तूने परचेज किया उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके। सेम दिस लॉजिक इज वेरी मच रिलेटेबल टू द लॉजिक ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो असेट में स्ट्रेट अवे एट द वेरी बिगनिंग, जिस दिन तूने असेट खरीदा है उसी दिन उस असेट का खरीदने का जो कॉस्ट होता है वो असेट के परचेज प्राइस में ऐड होके विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ योर फिक्स असेट। बट गुड्स के केस में स्ट्रेट अवे वो फर्स्ट डे ऐड नहीं होता, बट आखिर में घुमा फिरा कर सीधा खाओ या उल्टा खाओ, अंजाम एक ही है दोनों का। एट द एंड जो गुड्स खरीदते वक्त का खर्चा है वो गुड्स खरीदते वक्त का खर्चा गुड्स की प्राइस में ऐड होता ही है। बट वो कब ऐड होता है? जब वो ट्रेडिंग के डेबिट में आके, जब अंजाम उनका वहाँ पे आके खत्म होता है, जहाँ पर ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस के साथ साथ लाइन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, तो परचेजेस में वो इनडायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, दे फॉर्म द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमने दूसरा टर्म देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो गुड्स हैं जो तेरे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, तो इट वाज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। उसमें ऐड क्या कर देगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, तो देखो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे। फिर लास्ट लेक्चर में हम आगे बढ़े थे और हमने आगे और एक चीज़ समझने की कोशिश की थी, जो मैंने आप लोगों को हमारे ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू बताने की कोशिश की थी कि आपने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहता है। हमने वो समझने की कोशिश की कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर तू डेबिट में सिर्फ परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे और क्रेडिट में सेल लिख दे तो क्या जीपी मिल जाएगा? माई पॉइंट वॉज, डेबिट में तू परचेजेस लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे और क्रेडिट में सेल लिखे तो जीपी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलता, क्योंकि तू जितने गुड्स खरीदता है उतने ही बेचता नहीं है बेटा। जितने तू गुड्स खरीद रहा है अगर उतने बेच देगा तू, तो देर विल बी नथिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जैसा कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इन दैट केस मैं कह सकता हूँ कि डेबिट में तू परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे और क्रेडिट में अगर सेल लिखे तो डायरेक्टली तुझे तेरा जीपी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बार हो पाएगा पॉसिबल। अगर कब ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर तू क्या करता है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहता तेरे ऑर्गेनाइजेशन में। बट प्रैक्टिकली अगर तू देखेगा तो स्टॉक्स होते हैं। ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखने का मोटिव ही ये है, आई रिपीट, ट्रेडिंग के डेबिट और क्रेडिट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखने के पीछे का इंटेंशन ही यही है कि तूने जो गुड्स खरीदे हैं उतने तू नहीं बेच रहा है। आई रिपीट, तू जो गुड्स खरीद रहा है उतने नहीं बेच रहा। देयर इज अ डिफरेंस इन अ क्वांटिटी बॉट एंड अ क्वांटिटी सोल्ड। जितनी क्वांटिटी तू खरीद रहा है उतनी क्वांटिटी तू बेच नहीं रहा, दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है ताकि तुझे एक्चुअल में तेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिले। मेरी लैंग्वेज समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके अल्टीमेटली तुझे क्या मिलता है? जीपी मिलता है। मैं फिलहाल उसको प्रॉफिट कहूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट को अल्टीमेटली क्लोज करके तेरे को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो जो मेरा डिस्कशन था कि प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल्स विद परचेजेस। सेल को परचेज से कंपेयर करके तू प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकता। इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, क्योंकि सेल अलग क्वांटिटी का हुआ है, परचेज अलग यूनिट्स का हुआ है। तो जो डिफरेंस है यूनिट्स का वो एडजस्ट करने के लिए तू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखता है अल्टीमेटली ट्रेडिंग में, और फाइनली वो लिखने के बाद जो तुझे प्रॉफिट मिलेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। आपको याद होगा मैंने उसको अदर वे राउंड भी वेरीफाई किया था कि मैंने साल भर में कितने यूनिट्स बेचे? 13,000। आई होप मैंने लास्ट टाइम ये लाइन रिपीट की बोली थी, आज रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये लाइन कनेक्ट हुई है कि प्रॉफिट हमेशा यूनिट सोल्ड का होता है, परचेज पे कभी प्रॉफिट नहीं होता, बेचने पे प्रॉफिट होता है बेटा। जब तक तू बेचेगा नहीं प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो देखो पता था तूने 120 में खरीद कर 180 में बेचा, मतलब 120 तेरा कॉस्ट था और 200 में तूने बेचा, तो 80 रुपीज़ का तुझे उसमें पर यूनिट क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तूने कितनी क्वांटिटी बेची थी? 13,000 क्वांटिटी बेची थी, तो 13,000 80 करूंगा मल्टीप्लाई बाई 80 करूंगा तो 10,40,000 10,40,000 एग्जैक्ट प्रॉफिट आ रहा था। ये मैंने बैलेंसिंग करके भी ढूंढा।
तो बैलेंसिंग करके ढूंढा भी तो भी आंसर वही आया। तो आप समझ रहे हो, मैंने जस्टिफाई करके बताया, आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि अल्टीमेटली आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखकर प्रॉफिट सही वाला ढूंढते हो। आ रहा है कुछ समझ में? इस कॉन्सेप्ट को अपने एक नाम दिया है। अब यहाँ पर अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। आई होप सबको याद है लास्ट वाला लेक्चर, 10,000 यूनिट्स हमने परचेज की थी, 4,000 हमारे पास पहले से थी, 14,000 सॉरी अवेलेबल फॉर सेल था। उन 14,000 में से हमने 13,000 क्वांटिटी बेच दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,000 क्वांटिटी का बचा था। अब तुझे एक नहीं लगता, इसमें एक पॉइंट अगर मैं समझाऊं तो तेरे को नहीं लगता कि जो तेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जो तेरा परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक है, ये तीन आइटम तेरे कॉस्ट पे, ये तीन आइटम जो तूने लिखे हैं कॉस्ट पे है। और प्रॉफिट अगर तू बोलेगा कहीं पर, तो प्रॉफिट एक ही आइटम पे प्रॉफिट छुपा हुआ है, दैट इज योर सेल्स। पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही आइटम ऐसा है जिसके अंदर जिस अमाउंट में प्रॉफिट छुपा हुआ है वो सेल है, क्योंकि जो तू सेल करता है उसमें वो प्रॉफिट छुपा हुआ रहता है। तो वो प्रॉफिट मुझे ढूंढ के निकालना था। मुझे क्या जानना था, ये जो 26 लाख रुपए में मैंने माल बेचा है ट्रेडिंग अकाउंट में, मुझे क्या ढूंढना था कि जो सेल किया मैंने 26 लाख रुपए का, इस 26 लाख रुपीज के सेल में मेरा प्रॉफिट कितना है। तो आई कुडंट हैव कंपेयर्ड 26 विद 12 लैक्स। 12 लाख से कंपेयर नहीं हो सकता था 26 लाख, क्योंकि 12 लाख तो 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट है। ये 26 लाख को तो 4,80,000 से भी कंपेयर नहीं कर सकता था, या दोनों की टोटल 16,80,000 से भी कंपेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि 16,80,000 14,000 यूनिट का कॉस्ट था। तो तेरे को सेल को किससे कंपेयर करना था, सेल को किससे कंपेयर करना था? तो अब मैं तेरे को अगला टर्म दे रहा हूं, जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है अगला वाला, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा अगला टर्म ध्यान से सुन, अगला टर्म ध्यान से सुन, अगला शब्द जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3A, जिसको मैं बोलता हूं यूनिट सोल्ड। नाम में आप समझ पा रहे हो, यूनिट सोल्ड बोला है मैंने, मतलब वहां पे बात ही किसकी कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आएगा यूनिट सोल्ड, या इसका मैं बी वाला फॉर्मूला लूं तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरे डिस्कशन में यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं COGS कहता हूं। ये रुपीज में रहेगा, ये यूनिट्स में रहेगा। अब मैं यूनिट्स की भाषा में बात करूं तो यूनिट सोल्ड मतलब कैसे निकलेगा, मुझे ये जानना था तूने कितनी क्वांटिटी बेची। तो अभी क्वांटिटी बेचने का कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सिंपल है। तेरे पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा, इसमें तू ऐड करेगा परचेज, मतलब भी डेबिट साइड की अमाउंट आ गई तेरी, समझ में आ रहा है? मैं जो भी बात कर रहा हूँ सारी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक में तू क्या करेगा, परचेजेस लेस क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, यूनिट सोल्ड। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं तुझे बोलूं कि मुझे बता तूने कितनी क्वांटिटी बेची, तो कितनी क्वांटिटी बेची कैसे पता चलेगा? भाई तेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स थे, तेरे पास परचेजेस जो तूने किया था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट थे, परचेजेस जो किया वो तूने 10,000 यूनिट्स किया, तो तेरे पास 14,000 यूनिट्स थे जो तू बेच सकता था। पर तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट्स बच गए, तो तेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि तूने 13,000 यूनिट्स क्या कर दिए थे, सेल किए थे। तो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर यूनिट सोल्ड आ रहा है। मेन जो कॉन्सेप्ट बनना तेरा चालू होता है, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ना थोड़ा नाम को समझ अच्छा से बेटा, मैं जानना चाहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब है ना क्रोनोलॉजी समझ, अभी एक एक शब्द को समझ बेटा। तो पहला आता है तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, लैंग्वेज समझ अच्छे से। दूसरा था तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरा अब मैं जो तेरे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आराम से बेटा, 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। 10,000 यूनिट्स का जो कॉस्ट था, 10,000 यूनिट्स का जो कॉस्ट था, दैट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। तो मैंने टोटल 10,000 यूनिट खरीदे थे, साल भर में खरीदे यूनिट 10,000 थे, तो इसका कॉस्ट कितना? तो 10,000 यूनिट का कॉस्ट कैसे मिलेगा? परचेज प्राइस जो पे की रहेगी प्लस उसके ऊपर का डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? दूसरा सवाल था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मेरे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल, मैं पहले यूनिट की बात करूं, यूनिट अवेलेबल फॉर सेल कितने थे? दैट इज 14,000, ओपनिंग स्टॉक का 4,000 और 10,000 जो मैंने परचेज किया था, 14,000 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे। तो इन 14,000 यूनिट का जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब मैं अगले टर्म पे जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब से अपन इसको प्यार से बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड कितने हैं तेरे सामने है बेटा, गुड्स सोल्ड कितने? 13,000 यूनिट्स।
तो 13,000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना? तो बोलेगा सर 26 लाख रुपए। नहीं, गलत हो गया। 26 लाख रुपए 13,000 यूनिट्स का कॉस्ट नहीं है, वो 13,000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस। आई रिपीट, 26 लाख रुपए ये 13,000 यूनिट्स का कॉस्ट नहीं है, 13,000 यूनिट्स का क्या है? सेलिंग प्राइस है। मुझे क्या चाहिए बेटा? कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट किसका कॉस्ट चाहिए? कितने गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसका कॉस्ट नहीं चाहिए, कितने गुड्स उसमें से बेचे उतने यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए। 14,000 अवेलेबल फॉर सेल थे बट मैंने बेचा 13,000, 13,000 का कॉस्ट चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है, अभी तू खुद लॉजिकली मेरे को बता सकता है, देख ऊपर के यूनिट्स वाले फॉर्मूले से खुद फ्रेम कर सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा तू ही बता। ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली तू समझ रहा है बातें रुपीज में चल रही है, प्लस नेट परचेज, मैं हर बार लिखता हूं डिटेल फॉर्मूला लिखूंगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। नेट परचेज जहां पर है उसकी पूछ है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होगा, और लेस आएगा तेरा क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा ले, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे, बट फॉर्मूला पहले दिमाग में बिठा ले। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड क्या किया तूने? नेट परचेजेस, ऐड क्या किया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लेस क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कैसे, इसको समझाता हूं। बेटा तेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था? वैल्यू कितनी थी ओपनिंग स्टॉक की? 4,80,000 अपने एग्जाम्पल में, प्लस तूने परचेजेस कितने का किया? 12 लाख। मतलब इसकी टोटल अगर तेरे को पता होगी तो 16,80,000, इसको कुछ नहीं बोल सकता मैं। अगर तू समझ पा रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला है, मिला क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला है, देख पीछे ऊपर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला है। मतलब तेरे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मतलब 16,80,000 के रुपीस के गुड्स थे, जो भी यूनिट्स रहेंगे 16,80,000 के रुपीस के गुड्स थे जो तू बेच सकता था, जो तू बेच सकता था। पर क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स है जो तूने बेचे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स है जो तूने बेचे नहीं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स है तूने बेचे नहीं तो उसका कॉस्ट में माइनस कर दूंगा। तो देखो अगर याद होगा क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट था, आजा क्वेश्चन में मैंने जो एग्जांपल दिया था वो समझते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एग्जांपल दिया था, है क्या तेरे पास? आ जाऊं। क्लोजिंग स्टॉक का जो मैंने एग्जांपल दिया था, कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक? 1,20,000। देख 4,80,000, 12,00,000 और 1,20,000, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो तेरा 1,20,000 क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। तो इसमें से अगर मैं 1,20,000 माइनस कर दूं तो तू समझ रहा है, 4,80,000 में अगर मैं 12 लाख ऐड करूं, 16,80,000, 16,80,000 में से अगर मैं 1,20,000 माइनस करूं, 16 में से एक गया, कितना हो गया? 15,60,000, 15,60,000 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरा कॉस्ट है, किसका कॉस्ट है? वो गुड्स जो मैंने बेचे उनका मेरा कॉस्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? ये वो कॉस्ट है, ये उन गुड्स का कॉस्ट है जो मैंने क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। ये उन गुड्स का कॉस्ट है जो मैंने बेचा है। देख अच्छे से समझता है, यहाँ पे तेरे साथ वापस डिटेल में डिस्कशन करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा अपन वापस अच्छे से समझेंगे। तो मुझे यहाँ पे ना ये दोनों एक साथ दिखाना है, तो चलो अपन इसको फटाक से थोड़ा सा हटा देते हैं, तो अपन यहाँ पे डिस्कशन फास्ट कर पाएंगे। डन, चलें, फाइन। सो अब अगर मैं यहाँ पर बाकी चीजों का डिस्कशन करूं, वापस एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तेरे लिए, समझ अच्छे से। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लॉजिक समझने के लिए अपने को पहले कुछ और समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे तेरे सामने वापस एक दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है? डन, मैं वापस दूसरा तेरे सामने ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, वो यूनिट्स वगैरह आप समझे उसमें क्या है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने आपको क्या कहा? परचेजेस को सेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि परचेजेस की जो अमाउंट होती है वो अलग क्वांटिटी के लिए और सेल की अमाउंट जो अलग क्वांटिटी के लिए। आपको एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं, मैंने शायद आपके साथ काफी बार शेयर भी किया हुआ है। जो क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट में लिखते हो, किसके क्रेडिट में लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, आई होप आपको पता है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और यहां पर भी जो मैं बना रहा हूं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। एक्चुअल में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो क्या होना चाहिए? जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, सच कहूं क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने का मेन मोटिव है उसको डेबिट में से माइनस करना। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखने का मेन मोटिव है उसको डेबिट में से माइनस करना। सिंपल भाषा में मैं कहूं, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस।
क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट क्या होता था, बता जल्दी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट क्या होता था, बता जल्दी। तो एक्सपेंसेस में से क्या करता था, लेस करता था, और सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखता था, असेट्स में। यहां पर भी वही होता है। क्लोजिंग स्टॉक तेरे को नहीं लगता एक तरीके का प्रीपेड खर्चा है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स जो तूने खरीदे इस साल, राइट, खरीदे इस साल, बट तूने इस साल उसको बेचा नहीं है। तो इस साल खरीद कर अगर तू उसको इस साल नहीं बेच रहा है, तो इस साल जो तूने खरीदा है वो तेरे इस साल के कॉस्ट का वारिड बन गया। इस साल जो खरीदा है, पर वो तेरे इस साल का कॉस्ट बनना नहीं चाहिए, क्योंकि तूने उसको इस साल बेचा है क्या, नहीं बेचा है। एक प्रिंसिपल देखो याद होगा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करो। यहां पर इनकम तेरी कितनी यूनिट्स पे जनरेट हो रही है, 13,000 यूनिट्स पे, क्योंकि तूने बेचे कितने यूनिट्स, 13,000। ये जो 1000 यूनिट है जो तूने खरीदे बट बेचे नहीं, सुन आराम से, जो खरीदे बट बेचे नहीं, तो ये 1000 यूनिट का जो कॉस्ट है, जो तेरा इस साल इनकर हो चुका है, वो इस साल का खर्चा नहीं, वो प्रीपेड खर्चा एक्चुअली। ये खर्चा अगले साल दिखना चाहिए, क्योंकि 1000 यूनिट कब बेचे जाएंगे, अगले साल। अगले साल जब ये 1000 यूनिट बेचे जाएंगे, तो अगले साल के सेल्स में वो 1000 यूनिट का सेल्स दिखेगा, तो उसके डेबिट में ये खर्चा दिखना चाहिए। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को आप एक्चुअल में परचेज में से माइनस करना है। मेन मोटिव क्लोजिंग स्टॉक का लिखने का यही मोटिव है। पहली बात आपको समझ रही, प्रीपेड खर्चा है। क्यों प्रीपेड खर्चा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स पड़े वो खरीदे इस साल के, उसका कॉस्ट इस साल इनकर हुआ है, बट वो इस साल बेचे गए क्या, नहीं। तो यू ट्रीट इट एज अ प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या, इस साल एक्सपेंसेस में से माइनस करना और कहाँ दिखा देना, असेट में। वही आप ट्रेडिंग के क्रेडिट, इधर एक्सपेंसेस में माइनस करना मतलब डेबिट में से माइनस करना होता है, बट आप डेबिट में माइनस करने के बजाय ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हो, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हो। डिट्टो लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी इफेक्ट जाता है। पर बेटा बात ये नहीं, बात ये अगले साल क्या होगा। अगले साल, इस साल तो तू उसको बोल रहा है कि हट, तो इस साल का खर्चा नहीं है। तू बोल रहा है 1000 यूनिट तेरे को खरीदने का जो मुझे खर्चा लगा था 1,20,000, वो इस साल का खर्चा नहीं है। क्यों इस साल का खर्चा नहीं है, क्योंकि इस साल हमने तेरे को बेचा ही नहीं। तो ये जो हमारा टोटल खर्चा हुआ था 12 लाख, टोटल यूनिट जो 10,000 हमने खरीदे थे, इस 10,000 में से ये 1000 यूनिट्स हैं, ये 12 लाख में से इसके ऊपर का 1,20,000 का अमाउंट है। हम बोलते हैं ये 10,000 में से 1000 यूनिट एक्चुअली मुझे माइनस करने हैं, पर मैं उसको डेबिट में माइनस करने की जगह पे कहाँ लिखता हूँ, क्रेडिट में लिखता हूँ। और 12 लाख में से एक्चुअली मुझे 1,20,000 माइनस करने हैं, क्योंकि डेबिट में भले लिखते हो मैंने 12 लाख लिखा है, बट इस साल पूरा 12 लाख खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 1,20,000 रुपए के गुड्स इस साल बेचे गए नहीं है। वो क्या कर दिए जाएंगे, इस साल क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए जाएंगे। अब मैं थोड़ा पिक्चर को आगे लेकर जाऊं, तो इस साल जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है, वो अगले साल जाकर क्या बन जाएगा, अपना ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल जैसे ये बना था 4,000 यूनिट जो थे, ये 4,000 यूनिट इस साल क्या दिख रहे थे, ओपनिंग। क्यों ओपनिंग दिख रहे थे, मतलब पिछले साल क्या दिखाया रहेगा, क्लोजिंग। तो पिछले साल के खर्चों में से इसको क्या कर दिया था, माइनस। जिसको आप प्रीपेड खर्चा दिखाते हो पिछले साल, जिसको आप प्रीपेड खर्चा दिखाते हो पिछले साल, वो अगले साल आकर, नेक्स्ट ईयर आकर खर्चा बन जाता है। प्रीवियस ईयर में, मतलब इन शॉर्ट किसी भी साल में अगर तू बोलता है एक खर्चे, तो प्रीपेड हट, चल, निकल इधर से, हट करके तूने उसको किधर भेजा, अगले साल। तो अगर तू इस साल उसको प्रीपेड बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अगले साल का क्या है, खर्चा है। इसलिए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, क्योंकि अगले साल वो गुड्स बेचे जाएंगे, तो अगले साल की इनकम के अगेंस्ट वो एक्सपेंस एडजस्ट होना चाहिए। इस साल के इनकम के अगेंस्ट वो एक्सपेंस एडजस्ट होना नहीं चाहिए। जैसे 4,000 यूनिट जो इस साल ओपनिंग स्टॉक दिख रहे हैं, ये जो 4,80,000 उसका कॉस्ट था, ये पिछले साल क्लोजिंग दिखाया रहेगा, मतलब पिछले साल के खर्चों में से आपने उतना माइनस कर दिया और उसको धक्का मार के इस साल बेच दिया, इसलिए इस साल वो खर्चा दिख रहा है 4,80,000। और मैंने आपको बताया था इस साल जो सेल हुआ है, सेल, ये जो 13,000 यूनिट सेल हुआ, हम अज्यूम करते हैं इस 13,000 में पहले कौन से यूनिट बेचे गए रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक के 4,000 यूनिट बेचे गए रहेंगे, तो वो बेच के आपको पहले पैसा जनरेट हुआ है, मतलब पहले आपने सेल वो किया रहेगा, तो कॉस्ट उसके अगेंस्ट मैच होना चाहिए। तो ये जो 13,000 यूनिट जो तू बेच रहा है, ये इसके सामने जो 26 लाख है उसका सेल्स प्राइस है, पूरे 13,000 के इनकम के अगेंस्ट कॉस्ट प्राइस है 4,000 यूनिट, और मैंने बोला था देखो 10,000 यूनिट में से 9,000 यूनिट सामने मैच होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मैचिंग प्रिंसिपल? पहला 2 पॉइंट यहाँ पे देखो समझने, कंफ्यूज मत कर बेटा। एक पॉइंट क्या है तेरा, एक पॉइंट जो देखो यहाँ पे समझना है वो इसका पॉइंट समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, यू डिडक्ट इट, बट हम डिडक्ट करने के बजाय, डेबिट में से माइनस करने के बजाय क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिसका मैथमेटिकल इफेक्ट वही पड़ता है, पहला पॉइंट। और वो प्रीपेड एक्सपेंस जैसे आप खर्चे में से माइनस कर देते हो इस साल और एसेट में भेज देते हो। सेकेंडली, जो इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस है वो अगले साल का एक्चुअल एक्सपेंस बन जाता है, इसलिए अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के आ जाता है। दूसरा पॉइंट, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल मैच नहीं होता। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इनकम अगर इस साल की दिखाई है तो खर्चे भी इसी साल के दिखाने के।
कभी भी तो इस साल की इनकम रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका एक्सपेंस भी कौन से साल के रिकॉर्ड करेगा, इसी साल के। तो करंट ईयर्स इनकम शुड बी मैच्ड विद करंट ईयर एक्सपेंस। सो इस साल की इनकम कितने यूनिट्स पे जनरेट हुई है, 13,000 यूनिट्स पे, तो खर्चा भी कितने यूनिट्स का दिखना चाहिए, 13,000 यूनिट्स का। तो मैंने ये 13,000 यूनिट बेचे 26 लाख में, ये 13,000 यूनिट बेचे 26 लाख में, बट ये 13,000 यूनिट मैंने खरीदे कितने में थे, दैट इज व्हाट इज नोन एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो 30 मतलब तू समझ रहा है, मेरा बेस जो है बेटा, मेरा जो बेस, अगर तू लिंक लगा पा रहा है, मेरा बेस जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा बाजू में दिखा दूं तो बेटा मेरा जो बेस है वो यूनिट्स सोल्ड ही है। मतलब एग्जाम्पल में कितने यूनिट्स आ गए, 13,000 यूनिट्स। मेरा जो बेस है यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड जो है उसका सेल्स को कंपेयर करना है उसके कॉस्ट के साथ, तो तेरे को पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो तूने यूनिट्स बेचे हैं, तेरा कॉमन बेस चाहिए ना बेटा, मैचिंग प्रिंसिपल कब मैच होगा, फॉलो हो पाएगा, जब 13,000 यूनिट्स जो तूने बेचे हैं उसके सेल्स प्राइस को 13,000 यूनिट के ही किसके साथ मैच करेगा, कॉस्ट के साथ। जो यूनिट बेचे उसके सेल्स को जो यूनिट बेचे उसके कॉस्ट के साथ मैच करेगा, तो ही तो प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो अगर कॉस्ट 14,000 यूनिट का लेगा और सेल्स 13,000 यूनिट्स का लेगा, तो तेरे को करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असर्टेन हो पाएगा क्या, कभी नेवर, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो तेरा बेस जो होता है बेटा वो कॉमन बेस होना चाहिए। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या, आ जाए एक बार। अब मैं देखो एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताता हूं, अगर तू देखो ये समझ में आता है तो नए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले टू ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट्स थे ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास, 4,000, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 4,80,000। अब इसमें लेता हूं मैं टू परचेजेस, और ऑब्वियसली इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होके परचेजेस की यूनिट्स थी 10,000 और इसकी वैल्यू थी 12 लाख। तो मेरे साथ है पक्का। अब मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग कर रहा हूं, अगर तू समझ पाया तो मैं इधर इसका अंडरलाइन करके टोटल ले लेता हूं। तो यहाँ पे यूनिट्स की टोटल आ गई 14,000 और अमाउंट की टोटल आ गई 16,80,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय सेल्स, हर किसी को पता है सेल्स हमने 13,000 यूनिट्स की हुआ है और वैल्यू उसकी जो ली गई है वो 26 लाख। क्या आप इधर तक मेरे साथ हैं सब लोग, पक्का। अब जो क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट में ले रहा था, मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब लेस जब क्लोजिंग स्टॉक कर दिया मैंने, तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 1000 माइनस हो गई और उसकी कॉस्ट प्राइस 1,20,000 माइनस हो गई। अब अगर इसको माइनस करके मैं यहाँ पे अमाउंट लूँ तो यहाँ पर टोटल आ गई 13,000 यूनिट्स और 16,80,000 में से 1,20,000 चला गया तो 15,60,000। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इन शॉर्ट डेबिट की सारी टोटल ले ली मैंने, इन शॉर्ट डेबिट की सारी टोटल ले ली मैंने। देखिए अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे क्या चल रहा है। डेबिट की सारी टोटल ले ली बेटा मैंने, और डेबिट की सारी टोटल के अगेंस्ट, डेबिट की सारी टोटल ले ली मैंने, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, उसमें से क्रेडिट का क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दिया, मैंने हटा दिया। अगर तू बेटा समझ पा रहा है इस चीज़ के अंदर, तो तेरा इधर 26 लाख रुपए, अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूँ तो क्रेडिट से टोटल 26 लाख है, 13,000 यूनिट अब मैच हो गए। डेबिट में भी जो अमाउंट दिख रही हो कितनी यूनिट्स की, 13,000, क्रेडिट में भी जो अमाउंट दिख रही हो कितनी यूनिट्स की, 13,000। बट बेटा यहाँ पे 13,000 यूनिट का सेल प्राइस है, यहाँ पे 13,000 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है। अब ये मैच हो जाएगा आमने सामने, ये मैच हो पाएगा आमने सामने। तो 26 लाख में से 15,60,000 माइनस किया तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा मुझे, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तू समझ पा रहा है क्या कई बार, पक्का। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, उसको मैं नाम दे दूंगा क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तू देख सकता है जो तेरा यहाँ पे 26 लाख था, 26 लाख में से अगर तू 15,60,000 माइनस करता है तो तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट वही मिल जाता है 10,40,000। कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका माइनस होना चाहिए, और इससे ही आपका लॉजिक जो निकल कर आता है उसको अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या, जो यूनिट्स तूने बेची है उनका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मतलब क्या, जो यूनिट्स तूने खरीदी है उनका कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब क्या, जो यूनिट्स तेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए उनका कॉस्ट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, पक्का ध्यान में आ रहा है क्या। तो इसका फॉर्मूले बहुत पीछे वाले फॉर्मूले से लिंक करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता है, वो आपका काम है, या वो मैं बोलूंगा आपका स्किल है। आप कितने इसमें से फॉर्मूले तोड़ मोड़ के बना सकते हो। जैसे आपको भी पता होगा यहाँ पर अगर मैं बात करने जाऊँ तो ये जो 14,000 यूनिट और 16,80,000 जो अमाउंट आया उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी बोल सकते हो।
जो 16,80,000 हमने ऊपर देखा है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट सीओजीएस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सो सीओजीएस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट, सीओजीएस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। जब भी मैं परचेज बोलूंगा, परचेज की पूछ क्या है, उसके पीछे पीछे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा उसके साथ रहेगा और उसको कभी परचेजेस से अलग नहीं करना, परचेजेस के साथ ही रहेगा हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है सीओजीएस का। बट देखो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का। तो मैं दूसरा फॉर्मूला सीओजीएस कैसे बना सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा, जो इधर दिखा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का वाला शॉर्ट सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइडिया समझ रहा है? मैंने लास्ट में जो बताया कि तेरे को बेस कॉमन यूनिट्स का वर्क करना पड़ेगा। कॉमन यूनिट्स कौन से? यूनिट्स सोल्ड, ये तेरे कॉमन यूनिट्स हैं, उसके सेल्स प्राइस को तो उसके कॉस्ट के साथ कंपेयर करके क्या ढूंढेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर करेगा सेल्स प्राइस के साथ, और फिर देखो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। पक्का? चले, अब मैं तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा बेटा तेरे लिए, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। अब देख, इससे अपन एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे और एक फॉर्मूला लेंगे जो हमें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। एक ट्रेडिंग अकाउंट लेता हूँ, अगर ये मैं सिर्फ लिखूंगा, अब तेरा काम है तेरा दिमाग लगाने का, देख तू कितना समझ पा रहा है। अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता हूँ? बताइए। ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आ गया? डेबिट साइड का अक्खा आइटम आ गया। अगर तू बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट समझ रहा है तो डेबिट में तेरे क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट के तीनों आइटम आपस में ऐड हो गए। देखो, डेबिट का डेबिट आइटम कभी आपस में माइनस नहीं होने वाला, क्रेडिट का क्रेडिट से आइटम माइनस नहीं होने वाला, माइनस ऑपोजिट साइड के आइटम्स होंगे। तो तेरा ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होता था, परचेज होता था, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऐड हो गए, और क्रेडिट साइड का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो उसमें से लेस हो गया। तो ये सारे अमाउंट्स का नेट इफेक्ट को हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखो, लगता है मैं ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता हूँ जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दूँ डेबिट में, क्रेडिट में सेल्स लिखूँ, मतलब क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखा मैंने, क्रेडिट में फक्त सेल्स लिखा और डेबिट में फक्त कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा, तो डायरेक्टली में कुछ ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात मान रहा है तू? ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी लॉजिक पे मैं अगला फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये जो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का यहाँ पे जो लॉजिक आएगा, ये यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तेरे को याद होगा अभी ये फॉर्मूले तेरे को लिखने थर्ड भी। यहाँ पर मैं तुझे एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला आ रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला आ रहा है। आया क्या? ध्यान दे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का और एक फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तूने ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया, पक्का? अब मैं तेरे को दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी 2 मिनट इसको फॉर्मूला नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअल समझ। बेटा मैंने 26 लाख में गुड्स बेचे, रिपीट, मैंने 26 लाख में गुड्स बेचे। जो मेरा सेल्स है, सेल्स राइट, मैं इधर तेरे को बताता हूँ उसको करके अलग से। जो तेरा सेल्स है, सेल्स, अब तेरे को पता है सेल्स में तेरा कॉस्ट भी छुपा हुआ है और प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। तो जो सेल्स प्राइस हुआ है, प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट होता है? जीपी। तो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी हो गया। तो तू इसको अल्टीपल्टी कर सकता है ना। मतलब मेरा क्या बोलना है, तेरे सेल्स की जो वैल्यू होती है, जो तूने माल बेचा है, गुड्स बेचा है, तूने टोटल 26 लाख रुपए का गुड्स बेचा है साल भर में। ये 26 लाख रुपए में 2 कंपोनेंट छुपे हुए हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन, जिसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो दोनों प्रॉफिट मार्जिन छुपा है। तो सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन हटा दूं, देख इसमें तेरे को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला समझने की भी जरूरत नहीं, तू कॉमन सेंस से लगा सकता है। सेल्स अमाउंट में से अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन को हटा दूं तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा? तू ही खुद बोल, ऑटोमेटिकली जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा? तू खुद ही बोल ना, ऑटोमेटिकली जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा? बोल जल्दी।
सेल्स में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ऑब्वियसली क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मैं मेरे सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देता तो अनदर फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले आपके सीओजीएस के, राइट, आपको दो फॉर्मूले इसके ऊपर ध्यान देना है, राइट। अभी सबसे पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा तेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या आया तेरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। या दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो सेल्स माइनस जीपी, ये तेरा दूसरा और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। क्या चीज़ ढूंढने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढने का। क्या ये चीज़ समझ पा रहा है? तो एकदम क्लियर है, बढ़ूँ पक्का मैं, श्योर, डन, क्लियर। आई होप बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे मेन फॉर्मूलेज कवर हुए, मैंने आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज कवर कराए हैं। 3 फॉर्मूलेज जो दिए उसमें ए और बी पार्ट है। एक ऑब्वियसली एक बेसिक सी बात है बच्चा, जो पहला फॉर्मूला तेरा आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, उसमें यूनिट वाला फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि जो परचेज किया वो यूनिट्स ही हैं, तो उसमें सीधा वैल्यू का फॉर्मूला था, उसमें सीधा रुपीज़ वाला फॉर्मूला था, दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मतलब नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाद में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया इन शॉर्ट। और ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद लास्ट में जब तूने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लिया तो तेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बढ़ूँ मैं आगे, श्योर, पक्का, डन। चलें, तो ये फॉर्मूलेज आप पॉज करके एक बार लिख लोगे। फॉर्मूलेज मैंने किसके एंगल से डिस्कस किए थे, ट्रेडर के एंगल से ये फॉर्मूलेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। बढ़ूँ, चलो अब हम फटाक से आगे बढ़ेंगे और आज हम थोड़ा आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग, जो हमारा समवॉट डील करेगा मैन्युफैक्चरर के बारे में। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर। आई होप आप लोगों को पिछला पॉइंट समझा है सबको, पक्का सबको पिछला पॉइंट समझा है। हमने अभी तक जो डिस्कस किया हुआ है, हमने अभी तक जो डिस्कशन किया था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने 3 फॉर्मूलेज डिराइव किए फ्रॉम द लॉजिक ऑफ क्या, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने फॉर्मूलेज डिराइव किए वो फ्रॉम द लॉजिक ऑफ क्या थे, आप लोगों के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें मेन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स है, बाकी मैंने पूरा मसाला पूरी दी है जो आपको आगे कॉस्टिंग में भी काम आएगा और आखिरी फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में भी काम आएगा। बट मेन फॉर्मूला सीओजीएस का था। मैं आ जाऊँ आगे मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए, श्योर, एवरीवन विथ मी, पक्का। चलो, अब अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरर का जो आप अकाउंटिंग देख रहे हो वो वैसा नहीं होता, जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह आपने देखा वो वैसा नहीं होता। थोड़ा मैन्युफैक्चरर का अकाउंटिंग अलग होता है। तो मैन्युफैक्चरर का डिस्कशन में अकाउंट बना के नहीं डिस्कस कर रहा है, कॉमन सेंस और लॉजिक से डिस्कशन कर रहा हूँ, बराबर। अभी मैन्युफैक्चरर की जब आप डिस्कशन में आओगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ चालू करेंगे मैन्युफैक्चरर, तो जो 2 लेक्चर है कल का और आज का, ये आपको वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी काम आएगा और इधर भी काम आएगा। इधर अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरर के प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो उसके लिए जो पहला फॉर्मूला आता है वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सिंस मैन्युफैक्चरर की स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूनिट्स में मैं लूंगा और मैं दूसरा फॉर्मूला लूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन रुपीज लूंगा। अब मैन्युफैक्चरर की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर की स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाती है। थोड़ी लंबी हो जाती है बेटा, मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर की कहानी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी भी समझनी पड़ती है। दूसरी भी समझनी पड़ती है मतलब क्या, तो जो मैन्युफैक्चरर की कहानी होती है उसमें जनरली आपको पता है कि वो खरीदने वाला क्या है। मैन्युफैक्चरर की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर खरीदने वाला क्या है, रॉ मटेरियल, राइट। मैं इसको एक अदर वे राउंड अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो अगर आप जो ट्रेडर के एंगल से बात कर रहे थे अभी तक, तो बेटा ट्रेडर क्या करता था, स्टॉक इन ट्रेड को बाय करता था देन उसको सेल करता था। अगर अब तू मैन्युफैक्चरर के एंगल से बात करेगा बेटा, तो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल बाय करता है, उसे सेल नहीं करता, उसे कंज्यूम करता है, देन फिनिश गुड्स
प्रोड्यूस करता है, इधर आ जाओ। देन बेटा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता है और फिर उसको सेल करता है या सेल करेगा। तो अगर तू जर्नी देखेगा तो ट्रेडर की जर्नी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी। वो गुड्स बाय करता था एंड सेल कर देता था, खत्म हो गया। यहाँ पर गुड्स नहीं बाय होते, यहाँ पर रॉ मटेरियल बाय होता है, उसको कंज्यूम किया जाता है, राइट। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूँ, समझो हमने कल जाके पोटैटो चिप्स बनाने का बिजनेस चालू किया। अपन ने बोला कि भाई पहले बालाजी था, अब अपने यहाँ पे मारुति आया, अब अपन क्या चालू करेंगे, कुछ नया, कृष्णा वेफर्स चालू करेगा। वही बालाजी भी हो गया, मारुति भी हो गया, अपन ने नया चालू किया कृष्णा वेफर्स। तो अपन ने सोचा कि अपन एक अभी पोटैटो चिप्स बना के बेचेंगे। तो पोटैटो चिप्स बनाने का आपने बिजनेस शुरू करने का सोचा, तो आपको पहले रॉ मटेरियल लगेगा। आप रॉ मटेरियल क्या खरीदोगे, पोटैटोज खरीदोगे, ऑब्वियसली उसमें छोटे मोटे और भी रॉ मटेरियल रहेंगे, सॉल्ट रहेगा, बाकी के कुछ आपके मसाले वगैरह, वॉट एवर इट इज, फ्लेवर्ड जो आप चिप्स बनाओगे अलग अलग। बट अगर मैं बेसिक पोटैटो सॉल्टेड बोलूँ अगर पोटैटोज, तो आपके पास रॉ मटेरियल मतलब मेजर रॉ मटेरियल जो आपका रहेगा वो पोटैटोज। आप पोटैटोज लोगे, उसे फिर बहुत सारे प्रोसेस जाएंगे। अभी अपन सच्ची में नहीं बना रहे, आप लोगों ने घर पर बनाए होंगे, पता है। समर वेकेशन में बच्चों का यही काम होता है, चिप्स छीलने का, काटने का और ऊपर जाके टेरेस पे सुखाने का, राइट। सो हम लोग उसके डिटेल प्रोसीजर में नहीं जा रहे। आप एक्सपीरियंस लोग हो, क्या बात है, आप कल जाके खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, खुद बिजनेस डाल सकते हो, बचपन से सीखते आए हो, क्या बात है। कम से कम सी हुआ नहीं हुआ ये तो कर पाएंगे, राइट। तो कभी अपने पास ये ऑप्शन ओपन है, कभी जाके पोटैटो चिप्स बना के बेचना चालू करें। देखो मतलब इंडियन सोसाइटी कितनी स्ट्रांग है कि बच्चे को बचपन से ही कुछ आत्मनिर्भर बना लेते हैं, राइट। तो पढ़ लिख नहीं भी पाए तो कम से कम ये तो काम कर पाओगे। थैंक्स टू ममास, मम्मियों ने हर समर वेकेशन में उठा के यही काम करवाया रहेगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, आपने पोटैटो चिप्स बनाने का डिसीजन लिया। पोटैटो चिप्स के लिए आपको पोटैटोज लगेंगे, आप प्रोसेस थ्रू पास ऑन करोगे, तो आप रॉ मटेरियल पोटैटो खरीदोगे, उस पोटैटो को आप कंज्यूम करोगे, यू विल यूज इट इन द प्रोडक्शन। फिर वो प्रोसेसेस तो आप पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करोगे और फिर वो पोटैटो चिप मैन्युफैक्चर करके आप बेचोगे। ये पूरी जर्नी जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर इस लॉजिक से फॉर्मूले कैसे आएंगे, तो अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप इसको एकदम फटाक से समझ पाओगे, पक्का। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप इसको एकदम फटाक से समझ पाओगे। चलो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, इधर रखते हैं। तो अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब जो ट्रेडर वाला हमने डिस्कशन किया, अगर आप उससे रिलेट करोगे तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाओगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला कैसे आएगा यूनिट्स का। यहां पर भी तेरे को क्या चाहिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली किसका ओपनिंग स्टॉक बेटा, रॉ मटेरियल। मतलब समझना 2 मिनट के लिए, तेरे पास 31 मार्च को, मैं 2 मिनट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लेता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए फिनिश गुड और रॉ मटेरियल दो ही चीज़ें लेता हूँ। तो लगता 31 मार्च को तेरे पास ऐसा हो सकता है कि पोटैटोज पड़े हुए हैं 50 kg और तेरे पास पोटैटो चिप्स भी पड़े हुए हैं 80 kg। तो तेरे पास स्टॉक में 2 चीज़ें हो सकती है, एक तेरा पोटैटोज भी रहेगा और एक तेरा पोटैटो चिप्स भी रहेंगे, दोनों चीज़ें तेरे स्टॉक में हो सकती है, इजंट इट सो। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तूने साल भर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, उसका अगर मैं फॉर्मूला तेरे को पूछूं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली किसका, रॉ मटेरियल का, एड परचेजेस, मैं परचेजेस बोल रहा हूँ किसका, रॉ मटेरियल का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली रॉ मटेरियल। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, यूनिट्स में। तो से फॉर एग्जांपल साल के शुरुआत में मेरे पास मैं थोड़ा एग्जांपल अलग करता हूँ पिछले वाले से, 200 किलो मेरे पास क्या पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था पोटैटोज का, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। 200 किलो मेरे पास पड़ा था, साल भर में मैंने फॉर एग्जांपल 8000 किलो और खरीदा, अपना बड़ा बिजनेस है, हमने 8000 kg और खरीदा। तो 200 किलो मेरे पास ऑलरेडी पोटैटो पड़े थे ओपनिंग में, 8000 kg मैंने और खरीदे, तो 8200 kg में कंज्यूम कर सकता था। वहां पे अपन ने वर्ड यूज किया था अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि वो ट्रेडर था, वो गुड्स की बात कर रहा था। यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल नहीं होता, यहाँ पे कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल के अंदर। तो तेरे पास ऑलरेडी 200 यूनिट 200 kg ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल पोटैटोज पड़ा था, तूने पूरे साल भर में 8000 kg और परचेज किया, तो 8200 इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। पीछे वर्ड क्या यूज किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, पीछे क्या था, अवेलेबल फॉर सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल फॉर मतलब तो 8200 kg का रॉ मटेरियल यूज कर सकता था। क्लोजिंग स्टॉक में तेरे पास 700 kg बचा, क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच गया तेरे पास, 700 kg। बराबर, मैं यहाँ पे लिख लूँ एग्जाम्पल, मतलब तेरे पास सबसे पहले साल की शुरुआत में कितना था, 200 kg रॉ मटेरियल था पोटैटोज का,
तूने और 8000 kg रॉ मटेरियल खरीदा, लेस तेरे पास ऑलरेडी ईयर एंड में 700 kg क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। इसका मतलब तूने ऑब्वियसली 7500 kg ऑफ पोटैटोज को क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने 7500 kg को क्या कर दिया, कंज्यूम। मतलब मटेरियल कितना खरीदा, 8000 kg खरीदा, बट 8000 का 8000 kg कंज्यूम नहीं किया, तूने 7500 kg कंज्यूम कर लिया है। समझ में आया? इसको कंज्यूम करके तो ये तूने जो पहले अमाउंट फॉर्म, ये क्वांटिटी फॉर्म में लेगा तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम इन यूनिट्स मिलेगा, और यही फॉर्मूला अगर तू रुपीज में कन्वर्ट करेगा तो रुपीज में क्या फॉर्मूला आएगा तेरे पास, ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली बेटा कैसे, रुपीज में ऐड, इसमें भी नेट परचेजेस। तेरे को लगता है तू रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसका भी परचेज एंड परचेज रिटर्न होगा, उसका भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा जैसा डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स का था, सेम लॉजिक, लेस क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक। जिसको इस बारे में डिटेल में समझना है उसको वेट करना पड़ेगा, हम लोग जब चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2 में आएंगे तो इसको डिटेल में एलॉबरेट करेंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरर। पर अगर आपको पीछे का बेस क्लियर रहेगा तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे मेरे एग्जांपल के साथ कि तू एक आधा कौन है बेटा, मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इन यूनिट्स आ सकता है और रॉ मटेरियल कंज्यूम इन फॉर्मूला से। अगला मैं दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ इस पूरे डिस्कशन के अंदर, तो बेटा तेरा जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। क्यों? ट्रेडर का सीओजीएस हो सकता है तो मैन्युफैक्चरर का सीओजीएस फॉर्मूला नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरर का भी सीओजीएस फॉर्मूला रहेगा, वो भी वापस कैसे, यूनिट्स में, और उसका भी फॉर्मूला रहेगा सीओजीएस इन रुपीज रहेगा। अब मैन्युफैक्चरर का सीओजीएस इनटू यूनिट्स मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक। पता नहीं अगर तू मेरी अभी लैंग्वेज समझ पाएगा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखते हैं अगर तू कनेक्ट कितना कर पाता है। बेटा सीओजीएस मैन्युफैक्चरर का ओपनिंग स्टॉक है क्या, प्लस यूनिट्स, मैं यूनिट्स में बात कर रहा हूं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या जिसको मैं बोल सकता हूं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। या रुपीज में बात करूं, रुपीज में तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक। पहले रुपीज वाला समझते फिर ऊपर आके मैं बताऊंगा। बेटा तेरा जब ट्रेडर का सीओजीएस का फॉर्मूला था, ट्रेडर का सीओजीएस फॉर्मूला आता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडर का, क्योंकि ट्रेडर गुड्स परचेज करके बेचता था। बेटा मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करके बेच रहा है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि परचेस तो रॉ मटेरियल हो रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो रॉ मटेरियल खरीदने का हो रहा था। यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है और फिर लेस आता है उसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करेगा तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो तेरा फॉर्मूला वही रह गया, सिर्फ परचेजेस की जगह पे अब क्या आ गया, प्रोड्यूस आ गया, ऊपर भी वही आ गया। जैसे अब इसका एग्जांपल लेकर अगर मैं तुमको बताऊं, देखो अभी ना इसमें बहुत सारे एडवांस फॉर्मूलेज हैं, मैं वो शायद शेयर नहीं कर रहा था आपके साथ ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। कर दें, चलो डिस्कस कर लें फिर थोड़ा डिटेल में। चल कर लेता हूँ, समझा तो ठीक, नहीं तो लोड मत लेना, अपन बाद में उसको करेंगे। एक काम कर, इसको थर्ड फॉर्मूला कर दे, मैं पहले तेरे से सेकेंड फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ, फिर उसके ऊपर अपन थर्ड पे आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छोड़ दे, मैं सेकेंड पे आता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले आता हूँ मैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा बेटा, रुपीज में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा वो बताता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तेरा लॉजिक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ऊपर में एक वर्ड ऐड कर देता हूं, आपको चाहिए तो ज्यादा समझने के हिसाब से।
ये जो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा था, यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ चाहिए तो वो लेटरल जाएगा अपना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या नाम दे दिया मैंने उसका, बी पॉइंट का, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैं लिंक करा दूँ, पूरा लिंक करा दूँ, चिंता मत, पूरा समझेंगे। इसको मैं बोल देता हूँ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब एक एक करके फॉर्मूला समझ। अब 2 मिनट के लिए यूनिट्स का फॉर्मूला छोड़ दे, इसमें कोई यूनिट्स का फॉर्मूला नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, इसे मैंने वो लिया नहीं है फिलहाल। डन। अब सबसे पहली चीज, मेरा जो भी डिस्कशन है, आप जब भी फॉर्मूला लिख लोगे तो एक चीज नीचे नोट कर लेना, विदाउट वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए इसमें मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का कोई रोल नहीं लिया होगा। अब एक एक करके मैं पूरा सीन समझा रहा हूँ, 2 मिनट का पेशेंस रख, वो सब चीज क्लियर हो जाएगी। मैं शॉर्टकट मार रहा था बट फिर मेरा मन नहीं माना शॉर्टकट मारने के लिए, तो एज यूजुअल आदत से मजबूर है, तो हम डिटेल में जाएंगे। बैकग्राउंड समझ में। मेरे पास ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। मैं पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ। पोटैटो चिप्स जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया तो मेरे पास पहले से पोटैटो रॉ मटेरियल पड़ा था 200 kg। उसका जो भी अमाउंट रहे, नीचे वाला फॉर्मूला, बी वाला फॉर्मूला कॉस्ट है, तो ऊपर जो मैंने ओपनिंग स्टॉक 200 kg लिखा है, नीचे वाले में ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो उसकी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी उसकी। वैसे ही मैंने ऊपर परचेजेस 8000 kg लिखा है, नीचे मैंने लिखा नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब वो 8000 kg का कॉस्ट आ जाएगा नीचे। ये तेरे को आई होप इधर तक का बेसिक समझ चुका है। अब मैं काम करता हूँ, उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। तो मे बी चल उसको मैं 10 के ही मल्टीपल में रखता हूँ। तो समझ, मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था ₹2000, क्लोजिंग स्टॉक मतलब परचेजेस का वैल्यू था ₹80,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था उसका वैल्यू था ₹7,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया ₹75,000। अब यूनिट्स को छोड़ दे, अमाउंट पे ही फोकस कर, मैं जितना बोल रहा हूँ अमाउंट पे ही ध्यान दे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या, मैंने साल भर में जो रॉ मटेरियल खरीदा, मेरी भाषा समझ, मैंने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया ये मेरा खर्चा है। आई रिपीट, जैसे पिछले केस में, ट्रेडर के केस में, मैंने कितने यूनिट्स खरीदे, जैसे पिछले केस में मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदे थे, उनका कॉस्ट 12 लाख रुपए था, तो 12 लाख था अगर आपको याद रहेगा, तो जो 12 लाख मेरा उसका कॉस्ट था, याद आ रहा है कुछ, तो मैंने 10,000 यूनिट खरीदे जिसका कॉस्ट 12 लाख रुपए था। तो मेरे को 12 लाख मेरा मतलब का नहीं था, क्योंकि वो 12 लाख किस चीज़ का कॉस्ट था, मैंने कितने यूनिट्स खरीदे, मैंने कितने यूनिट्स खरीदे उसका कॉस्ट मेरे लिए काम का नहीं, उसमें से मैंने कितने यूनिट्स बेचे उसका कॉस्ट मेरे लिए काम का था, जिसको हम COGS कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे। जितने गुड्स मैंने बेचे उसका कॉस्ट मेरे लिए काम था। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। वहाँ पे वो गुड्स खरीद के बेचे जा रहे थे, यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीद के कंज्यूम किया जा रहा था। आई होप यू आर विथ मी। पक्का, मतलब जो मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था उसको मैं एक बार वापस यहाँ पे एक अलग एंगल से समझाता हूँ। देख, अगर अभी समझता है तेरे को तो बेटा, उधर 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 तू तुरंत बाय एंड सेल था, यहां पर बाय, कंज्यूम और सेल है। तो यहां पर सीधा तेरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता था COGS, एक ही कॉन्सेप्ट आ जाता था। यहाँ पे COGS नहीं आएगा, यहाँ पे CORMC आएगा। CORMC मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि तूने बाय रॉ मटेरियल किया हुआ है, बराबर। फिर उसके बाद अगला आएगा तेरे को यहाँ पर, ये पूरी जर्नी में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर एक आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर आएगा तेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको इधर ले सकता है, इधर आएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक तेरे 3 कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर। मतलब तूने रॉ मटेरियल बाय किया, पर बाय करने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जैसे ऊपर गुड्स बाय करने से फर्क नहीं पड़ता था, गुड्स कितने बेचे उनका कॉस्ट मुझे चाहिए था। यहाँ पे मटेरियल कितना कंज्यूम किया उसका कॉस्ट चाहिए। तो मैंने जो पोटैटोज खरीदे, भले साल भर में मैंने जितने भी पोटैटोज खरीदे, पर अगर वो खरीद कर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पड़े रह रहे हैं तो वो मेरे लिए इस साल का खर्चा नहीं है। तो मेरे को खरीदना मैटर नहीं करता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ। तो पहले मैंने ढूंढा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, अब मेरे को पता चला इतने रुपीज़ का रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया, पर फिनिश गुड बनाने की जो कॉस्ट है, अब अच्छे से पकड़ में क्या बोलो, एकदम अच्छे से वर्ड पे ध्यान दे। फिनिश गुड बनाने की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी होता है, उसका प्रोसेस करने का भी तो खर्चा लगता है।
तो जो मैंने पोटैटो खरीदे, तो अगर एक पोटैटो चिप्स अगर मैं बनाता हूँ तो पोटैटो चिप्स बना, पोटैटो चिप्स मेरा फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड के कॉस्ट में सिर्फ पोटैटो का कॉस्ट होगी है, अंदर लगने वाले ऑयल का भी कॉस्ट है, उसमें लगने वाला सॉल्ट का भी कॉस्ट है, जलने वाला गैस का भी कॉस्ट है, काम करने वाले लेबर लोगों का भी कॉस्ट है। इसको मैं नाम देता हूँ कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये मेरा खर्चा है जिसमें मैंने रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया, फिनिश गुड। तो पहले मैं ये ढूंढूंगा कि मैंने साल भर में रॉ मटेरियल खरीदा, उससे फर्क नहीं पड़ता कितना रॉ मटेरियल, कितने रुपीस का रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया फिनिश गुड बनाने के लिए। नंबर 1 उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये इसका फॉर्मूला आपको अगर समझा होगा तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यही आया था, ओपनिंग स्टॉक जितना मेरे पास रॉ मटेरियल रहा था, मेरे पास 2000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 80,000 रुपये का और रॉ मटेरियल खरीदा, तो टोटल साल भर में 82,000 का रॉ मटेरियल अवेलेबल था मेरे पास कंजम्पशन के लिए। 7,000 का रॉ मटेरियल मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो 75,000 रुपीज़ का मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। क्या तू मेरे साथ है यहाँ पर? पक्का? अब आजा नीचे, मैंने सेकेंड वन नीचे लिखा हुआ है, नीचे आ जा। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जो बेटा था वो कितने रुपीस का था, 75। मतलब मैंने साल भर में 75,000 रुपये का रॉ मटेरियल वापरा था, क्या बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स। इसके ऊपर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50,000 रुपीज का और खर्चा लग गया बाकी का फिनिश गुड बनाने के लिए। तो टोटल फिनिश गुड बनाने का जो मेरा खर्चा हो गया वो कितना हो गया बेटा, 75 + 50 अगर तू करेगा तो 1,25,000 रुपीज का मेरे को टोटल खर्चा लगा क्या बनाने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? क्वांटिटी छोड़ दो बेटा। तो मैंने पहले रॉ मटेरियल खरीदना मेरे लिए मैटर नहीं करता, उसमें से मैंने कितना, क्योंकि फिनिश गुड में अल्टीमेटली वही रॉ मटेरियल गया रहेगा जो मैंने कंज्यूम किया। फिर मतलब मैंने पहले क्या ढूंढा, CORMC, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद मैंने क्या ढूंढा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आखिर फिनिश गुड बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, तो उस फिनिश गुड के कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, पक्का। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो बना उससे उसमें मैंने और प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड किया, तो टोटल मेरे को इस साल जो मैंने फिनिश गुड बनाए वो 1,25,000 रुपये मेरे को उसको बनाने का खर्चा लगा। अब मैं आ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे बेटा। अब मैं किस पे आ रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अब फर्क समझना, मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करके क्या बना रहा हूँ, फिनिश गुड। पर वापस जैसे मैंने जितना रॉ मटेरियल खरीदा था, क्या सारा का सारा कंज्यूम किया था क्या? There was a difference between purchased raw material and consumed raw material. वैसे ही there will be a difference between produced finished goods and sold finished goods. मैंने जितना रॉ मटेरियल खरीदा पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं किया, उसमें से कुछ पोर्शन कंज्यूम किया। अब जितना मैंने कंज्यूम किया उससे मैंने फिनिश गुड बनाए। अब मैंने जितने फिनिश गुड्स बनाए वो सारे के सारे नहीं बेचे होंगे, फिनिश गुड में भी तो स्टॉक बचेगा वापस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? तो उसके बाद वापस आपका क्या बचा, फिनिश गुड्स बचा। तो अगर आप यहाँ पर आ जाओगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के हिसाब से आ जाओगे, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, इधर आ जाओ, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया मैंने यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूँ 2 मिनट के लिए, तो मेरे को पता है मेरे को 1,25,000 रुपये का क्या लगा था, COP। मतलब मैंने इस साल जो भी फिनिश गुड प्रोड्यूस किए वो फिनिश गुड प्रोड्यूस करने का मेरे को कॉस्ट 1,25,000 था। बट बेटा मेरे को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मुझे वो यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए जो यूनिट्स मैंने बेचे हैं, उनका कॉस्ट चाहिए। तो जितने प्रोड्यूस किए उतने पूरे बेचे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने जो भी प्रोड्यूस किया रहेगा, अब 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे यूनिट्स में एग्जांपल लेता हूँ। मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया था, यूनिट में आ जाता क्वांटिटी में। रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा कितना किया था, बता जल्दी। रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने 7,500 kg किया था, याद आ रहा है? अभी जो 7,500 kg का मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया रहेगा, ये 7,500 kg से फॉर एग्जाम्पल मैंने 6,500 kg का पोटैटो चिप्स बनाए। बेटा अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर, फिनिश गुड्स की। तो 7,500 kg का पोटैटो यूज करके मैंने फाइनली फिनिश गुड्स जो बनाया रहेगा, जो पोटैटो चिप्स बनाए रहेंगे वो 6,500 kg के बनाए रहेंगे। मे बी मेरे पास पहले से अब 6,500 kg के जो पोटैटो चिप्स बनाए उसका जो मुझे कॉस्ट लगा, देखो वापस मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से सर्कल कर रहा हूँ, वो ध्यान दें। मैंने टोटल फिनिश गुड्स कितने केजी के बनाए, फिनिश गुड मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, फिनिश गुड कितने केजी के बनाए, 6,500। वो 6,500 केजी के फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे खर्चा कितना लग गया, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपीज स्पेंड करके मैंने 6,500 केजी का फिनिश गुड बनाया, पोटैटो चिप्स बनाए। पर मैं पूरा 6,500 केजी नहीं बेच रहा हूँ, मैं 6,500 केजी
बेचने के बजाय मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में से फॉर एग्जांपल 500 केजी पड़ा था, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 केजी पड़ा था, तो मेरे पास ऑलरेडी 500 केजी का पोटैटो चिप्स पिछले बार के 31 मार्च को जो पड़े थे वो क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग बना, प्लस मैंने 6500 और केजी बनाया, और मेरे को ऐसा लगता है कि ईयर एंड में मेरे पास 200 केजी और क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो अल्टीमेटली 6500 में 500 ऐड किया 7000, 7000 में से 200 गया, 6700 केजी ही मैंने क्या किया है बराबर। या यहाँ पे मैं कॉस्ट वर्ड नहीं बोल सकते, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ गुड्स सोल्ड या यूनिट सोल्ड, मैंने कितने गुड्स बेचे, कॉस्ट वर्ड यहाँ पे कट कर देना। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, सिर्फ गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड, राइट, क्या दैट इज गुड्स। या फिर अपन इसको अगर मैं पूरा नाम चेंज करूँ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड। तो तेरे यूनिट सोल्ड जो है, जो तेरे यूनिट सोल्ड जो है वो कितने बने बेटा, यूनिट सोल्ड जो है तूने कितने यूनिट्स बेचे, तो तूने अल्टीमेटली बेटा जो बेचे वो यूनिट्स, कितने यूनिट्स बेचे तूने अल्टीमेटली 6700 यूनिट्स बेचे। वापस बोल रहा हूँ, तूने फिनिश गुड कितने बनाए, 6500 केजी का फिनिश गुड बनाया, और उसमें से बेचा कितना, 6700, क्योंकि तेरे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक था। तो 6500 केजी बनाने का से फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट तेरे को 1,25,000 लगा, तेरे को 6500 का कॉस्ट 1,25,000 लगा, 500 केजी का से फॉर एग्जाम्पल तेरे को कॉस्ट लगा रहेगा 15,000 रुपीज़ का। तो 15,000 में ये ऐड किया, और जो लास्ट में तेरे पास कितने बच गए, 200 केजी का से फॉर एग्जाम्पल जो तेरा कॉस्ट लगा रहेगा वो 6,000 रुपीज़ से फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट लगा रहेगा। तो तू देखेगा तो 1,25,000 में जब तूने 15 ऐड किया तो 1 लाख कितना हो जाता है, 40 में से 6,000 माइनस किया तो 1,34,000 रुपीज़ का, 1,34,000 रुपीज़ का क्या हो गया, 1,34,000 रुपीज़ का तेरा फाइनली क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वापस कह रहा हूँ, समरी लेते हैं एक बार का, समझे मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाती है, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर में मैंने जो तेरे को ये बताया ये समझने की तेरे को ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर में हमें 3 चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। कौन सी वो 3 चीज़ें, पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि मैन्युफैक्चरर ने आखिर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, फिर उसमें से मेरे को पता चलता है कि उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, फिर उसने और प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैंने प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड किया तो मेरे को मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से मैंने उसमें ऐड करके क्या लिखा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मेरे को पता चला इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया और उसका कॉस्ट कितना है, तो उसमें से जितने बेचे होंगे मैंने उसका विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मैं यूनिट्स की भाषा में बात करूँ तो आपको ध्यान में होगा कि मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। तो अपने देखा यूनिट्स के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आपने अल्टीमेटली कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था, अगर आपको याद रहेगा तो आपने 7,500 केजी का वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 7,500 केजी का आपने क्या किया था, रॉ मटेरियल क्या किया था, कंज्यूम किया था, याद आ रहा है क्या। तो 7,500 केजी का आपने रॉ मटेरियल 7,500 केजी का आपने क्या किया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था, कंज्यूम आता है कि ध्यान में। और वो जो आपने 7,500 केजी का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था, उसमें से उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फाइनली आपने क्या ढूंढा, उस 7,500 केजी का रॉ मटेरियल कंज्यूम करके आपने क्या ढूंढा उसमें से कि आपने कितने फिनिश गुड्स बनाए। तो आपको पता है कि आपने टोटल कितने फिनिश गुड्स बनाए, 6,500 केजी के आपने क्या बना लिए, फिनिश गुड्स, डन। सो आपने वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना आप लोगों का, और इस 6,500 केजी में से आपने फाइनली बेचे कितने, वो 6,500 में से आपने जस्ट सेकेंड, तो आपने 6,500 केजी जो बनाए, फाइन आया आपके सामने, जो 6,500 केजी आपने जो बनाए उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने कितने गुड्स बेचे, तो उसमें से आपने 6,700 केजी के क्या बेचे, ये आपका फिनिश गुड्स था, दैट इज पोटैटो चिप्स बेचे आपने, और ये आपका रॉ मटेरियल था, दैट इज बेसिक पोटैटो थे आपके। तो
तो आपने रॉ मटेरियल जो कंज्यूम ढूंढा वो 7500 kg का कॉस्ट ढूंढा, जितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उससे आपने फिनिश गुड्स बनाए और फिनिश गुड बना के बेचे। इन शॉर्ट लास्टली आप सर्टेन रॉ मटेरियल कंज्यूम करके कुछ फिनिश गुड प्रोड्यूस करोगे, वो फिनिश गुड प्रोड्यूस करके सारे फिनिश गुड नहीं बेचोगे, उसमें से कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड या कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बेचोगे। तो जितना आपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, मतलब सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट ढूंढना है। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप ऐड करोगे प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो आपको पता चलेगा आपने जो इस साल फाइनल प्रोडक्शन जो कितने क्वांटिटी का किया, उसमें फिर आपको बाद में पता चलेगा कि आपने जो बेचे उसका कॉस्ट कितना था, क्योंकि जितना प्रोड्यूस किया उतना बेचा नहीं जाता। कुछ आ रहा है ध्यान में? सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ योर एंटायर डिस्कशन, जहाँ पर आप लोग आपके फॉर्मूलेज जो हैं वो एक बार अच्छे से नोट करेंगे। सीक्वेंस मैंने आपको चेंज करके दिया हुआ है, आप उस सीक्वेंस के हिसाब से एक बार आपके बुक में ये फॉर्मूले नोट करोगे। मैन्युफैक्चरर का मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन दे के रखा हुआ है, तो वो आपके लिए एक लिमिटेड पार्ट का काम का है। अगर किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो फिलहाल इतना ना टेंशन ले, आपके फाइनल अकाउंट्स जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन डेप्थ और डिटेल में डिस्कस होंगी। वहाँ पे हम ये सारा पार्ट वापस कवर करेंगे और आई एंड विथ, मतलब वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स में रिलेट करके कवर करा के दे दूँगा। फिलहाल ये जो मैंने 2 लेक्चर्स में समझाया था इसका सिर्फ 20% मुझे इन्वेंट्री चैप्टर में अभी के लिए रोल है। तो अगर आपको इसमें अभी कुछ हैवी लग रहा होगा तो पैनिक ना करें, चिंता ना करें, अगला लेक्चर एक बार अच्छे से देखें। इसमें से सारी चीज़ें नहीं काम आने वाली, सिलेक्टेड चीज़ें काम आएंगी और आगे के कॉन्सेप्ट में काम आएंगी। तो मैं जब कराऊंगा तो वापस एक बार आपको इसका रिवाइज करा दूँगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेस बनाने के लिए बहुत रेडी है। बट यहाँ पर सिंस मैं अकाउंटिंग नहीं जा रहा था इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देके फॉर्मूलेज लिखा लिए हैं। पैनिक ना करें, आगे के लेक्चर्स में हम इसको ग्रेजुअली कवर करेंगे। डन? चलो, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। आई होप आपको इधर तक का कॉन्सेप्ट समझा है, इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए ये 2 लेक्चर्स के बेसिस पे चैप्टर को जज ना करें कि फिलहाल ये कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर का मिला के हाइब्रिड कराया हुआ है। बी पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट चैप्टर, आगे के लेक्चर्स के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि बहुत सिंपल है, इतना कुछ पसारा अभी लगने वाला नहीं। तो फिलहाल इसके लिए कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव आज के डेट पे डेवलप ना करें। डन? आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, बी गुड विद अदर्स, गॉड इज ग्रेट, टेक केयर।